हाँ जी, नमस्ते। मैं हूँ राकेश और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फायर पे। देखिए, बीपीएससी टीआरई 4.0 के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए जो भी बिहार से रिलेटेड इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के सवाल बन सकते हैं, इन सभी प्रश्नों को इंक्लूड करके हम आज के इस सेशन में बात करेंगे। सभी क्वेश्चन, सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है। बस आपको ध्यान से देखना है और अपने साथ एक कॉपी और एक पेन लेकर के बैठना है। पूरे सेशन में जहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट लगे, जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट लगे आपको, उसे आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। चलिए करते हैं शुरू आज के इस सेशन को। इससे पहले अभी तक जिन लोगों ने इससे पहले का सेशन नहीं देखा है, वो जाकर के सेशन को देख लेंगे। चलिए आज का पहला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था। सबसे पहले बात करेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है, आपको नाम नोट डाउन करना है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक है कुमार गुप्त। किस वंश से संबंध रखते हैं, गुप्त वंश से संबंध रखते हैं और ये नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक है। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय विश्व में बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध था। बौद्ध धर्म जो है, इसके संस्थापक कौन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध, ठीक है। इन्होंने, गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की जो शिक्षा है, लोगों को इससे रूबरू करवाया और लोगों को जो शिक्षा दिया, ठीक है, शिक्षा प्रदान की गई, किस भाषा में प्रदान की गई, शिक्षा जो है वो प्राकृत भाषा में प्रदान की गई। ठीक है, प्राकृत भाषा में दी गई। जैन धर्म, जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के संस्थापक है गौतम बुद्ध और इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार जो है सामान्य भाषा में किया, प्राकृत भाषा में, ताकि जो जनता है, जो आम लोग हैं, उन व्यक्तियों को भी ये जो शिक्षा है समझ में आए, जो भाषा है समझ में आए। तो इसीलिए बौद्ध धर्म का प्रचार भारत में होता ही होता है, विदेशों में भी इसका अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। यहाँ से ये सभी प्रश्न बनेंगे, आपको याद रखना है। आप यदि उचित समझो तो आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। दूसरा प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे। ठीक है, नालंदा जो विश्वविद्यालय विनाश हुआ, इसका कारण कौन था, इसका कारण था मुसलमान। और विनाश किसने किया था, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था, नष्ट किसने किया, पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम बताना है आपको। एक नाम अपने अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था आपका जाकर के बख्तियार खिलजी। ठीक है, किसने किया था, बख्तियार खिलजी ने किया था। तो ये दो प्रश्न आपको यहाँ पर ध्यान से रखना है नोट डाउन करते हुए। चलिए अगला प्रश्न है तीसरे नंबर का, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था। सबसे पहला यात्री था बिहार आने वाला राल्फ फिच। ठीक है, राल्फ फिच जो है बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था। अगला प्रश्न है कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अंतिम मौर्य सम्राट की। यदि यही हम प्रथम मौर्य सम्राट की बात करें, प्रथम मौर्य सम्राट कौन होगा आपका, प्रथम मौर्य हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है प्रथम मौर्य सम्राट है और अंतिम मौर्य सम्राट है बृहद्रथ। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। मौर्य वंश की जो संस्थापक है, मौर्य वंश की जो स्थापना है वो चंद्रगुप्त मौर्य करते हैं। किस वंश को समाप्त करके करते हैं, तो ये नंद वंश को समाप्त करके मौर्य वंश की स्थापना की जाती है।
ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपके लिए कि गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया उस व्यक्ति का नाम क्या था। गुप्त साम्राज्य जिसने हूणों को पराजित किया, ऐसे राजा का नाम था स्कंदगुप्त। यहाँ पर गुप्त साम्राज्य से, गुप्त वंश से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आपको नोट डाउन करना है। सबसे पहले जो गुप्त वंश है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे। गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त। ये नाम आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे। दूसरा जो है, गुप्त वंश को, ठीक है, गुप्त वंश को भारत का स्वर्णकाल कहा गया। गुप्त वंश को भारत का स्वर्णकाल कहा गया। एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा कि किस काल को भारत का स्वर्णकाल कहा गया, तो आपको याद रखना है कि गुप्त वंश को भारत का स्वर्णकाल कहा गया। इसी में गुप्त वंश में ही एक राजा हुए हैं कुमारगुप्त। कुमारगुप्त कुमारगुप्त कौन थे। ये वही व्यक्ति थे जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी, तो कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी। और ये नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ तक क्लियर है आप सभी को। यदि यहाँ तक आपने नोट डाउन कर लिया है अपने कॉपी में, तो हम अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है कि सम्राट अशोक के पिता थे। सम्राट अशोक के पिता कौन थे। आंसर है बिंदुसार। यहाँ पर समझना थोड़ा, सम्राट अशोक जो है ये मौर्य वंश से संबंध रखते हैं, ठीक है, मौर्य वंश के ही राजा थे। मौर्य वंश की यदि हम संस्थापक के बात करें, तो अभी मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में कराया था, मौर्य वंश के संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश के संस्थापक है, और मौर्य वंश की स्थापना इन्होंने नंद वंश का विनाश करके मौर्य वंश की स्थापना करी है। फिर इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो इनके पुत्र हैं वो शासन करते हैं। पुत्र का नाम था बिंदुसार। बिंदुसार के बाद फिर शासन करता है सम्राट अशोक। सम्राट अशोक ये जो है ये बिंदुसार का पुत्र था, सम्राट अशोक। और सम्राट अशोक ही इतिहास में एकमात्र ऐसे शासक हुए हैं जिन्होंने अभिलेखों के माध्यम से अपनी जो अर्जी है, जो आदेश है, वो जनता तक पहुंचाया था। यहाँ पर आपसे प्रश्न में पूछा गया है कि सम्राट अशोक के पिता कौन थे। आप देखिएगा ध्यान से, सम्राट अशोक के पिता हैं बिंदुसार। ऑप्शन नंबर जो है बिंदुसार सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जो अशोक के शिलालेख है, प्रयुक्त भाषा कौन सी है, पाली भाषा है। ये चीज़ आपको याद रखना है। पाली भाषा क्यों, क्योंकि ये लोगों को आसानी से समझ में आने वाली भाषा है, ठीक है, लोगों को आसानी से समझ में आने वाली भाषा है, समझने वाली भाषा। एक बार इसे आप लिख लेना, ठीक है, आसानी से समझने वाली भाषा है, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था। अजातशत्रु किस वंश के संस्थापक थे। उत्तर हो जाएगा हर्यक वंश के संस्थापक थे। मगध जो है प्राचीन समय में जो 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपदों में से मगध सबसे शक्तिशाली जनपद था, ठीक है, सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। 16 महाजनपदों में से मगध पर कुल 32 राजाओं ने शासन किया है। कितने राजाओं ने शासन किया है। 32 राजाओं ने शासन किया है मगध पर। भाई अब जब 32 राजाओं ने शासन किया, तो प्रथम राजा कौन है जिन्होंने यहाँ शासन किया, प्रथम कौन सा वंश है जिन्होंने मगध पर शासन किया। तो याद रखना है आपको, बृहद्रथ वंश प्रथम वंश है जिन्होंने मगध पर शासन किया। इसके बाद
दूसरे नंबर पर जिस वंश ने शासन किया है वो है हर्यक वंश। ठीक है, हर्यक वंश को हालांकि पितृहंता वंश के नाम से जानते हैं। हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहते हैं। क्यों कहते हैं पितृहंता वंश? क्योंकि इस वंश में जो भी राजा बनते हैं, जो भी शासक बनते हैं, वो अपने पिता की हत्या करके बनते हैं। इसलिए विद्वानों ने इस वंश को पितृहंता वंश के नाम पर प्रसिद्ध किया है। हर्यक वंश, हर्यक वंश के संस्थापक है अजातशत्रु। ये चीज़ आपको याद रखना है। जो हर्यक वंश है इसमें 3 प्रसिद्ध राजा हुए हैं। कौन कौन से? सबसे पहला राजा जो है वो स्वयं अजातशत्रु है। ठीक है, अजातशत्रु। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे है बिंदुसार। बिंदुसार के बाद जो है, सॉरी बिंदुसार नहीं, बिंबिसार है। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो है वो है बिंबिसार। और तीसरे नंबर पे जो है वो है उदयन। उदयन को उदयभद्र के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये जो 3 राजा है हर्यक वंश के प्रसिद्ध राजा है। यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा है कि अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? हर्यक वंश था। ये चीज आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका था? उत्तर है आपका अवंती को पराजित नहीं कर सका था। अवंती की बात करें तो इसकी राजधानी क्या होगी? अवंती की राजधानी है उज्जैनी। चलिए अगला प्रश्न देखना। अगला प्रश्न है कि ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ पर थी? उत्तर है आपका वैशाली में थी। ठीक है, वैशाली में। और यहाँ की जो राजवधु है, राजवधु का क्या नाम था? राजवधु का नाम था आम्रपाली। ये चीज आपको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। ठीक है, वैशाली की राजवधु कौन थी? राजवधु थी आम्रपाली। क्लियर है यहाँ तक? अगला प्रश्न करना सॉल्व। 11वें नंबर का क्वेश्चन है कि नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किस नदी ने किया है? उत्तर हो जाएगा आपका कोसी नदी ने। और मित्रों आपको याद रखना है कि जो कोसी नदी है इसे बिहार का शोक कहा गया है। ठीक है, बिहार का शोक किसे कहा गया है? बिहार का शोक कहा गया है कोसी नदी को। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा श्री दीप नारायण सिंह के प्रयासों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करना है। 13 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करना। बिहार के कौन से जिले के कुछ इलाके पश्चिमी बंगाल को दिए गए थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही उत्तर हो जाएगा पूर्णिया और मानभूम। ये 2 जिले ऐसे हैं जो कि बंगाल को दिए गए थे। जब हम यहाँ पर बंगाल और बिहार की बात कर रहे हैं तो आपको याद रखना है कि पहले जो बिहार है वो बंगाल में मिला हुआ था, मतलब कि कभी बंगाल का हिस्सा रहा करता था बिहार। पर 22 मार्च सन 1912 को बंगाल से बिहार अलग होता है। ठीक है, बंगाल से बिहार अलग हो करके अपना एक स्वतंत्र राज्य बनाता है और बिहार की राजधानी है पटना। बिहार में 38 जिले हैं। हालांकि सन 2000 तक बिहार में 37 जिले थे। कितने जिले थे? 37 जिले थे। 2001 में एक और जिला ऐड किया गया था, तब हो गए थे 38 जिले। 38वां जिला कौन सा था? आपको नाम नोट डाउन करना है। अरावल जो है वो बिहार का 38वां जिला है। ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था। उत्तर हो जाएगा आर्थिक स्थिति को मजबूत करना। देखिए आपकी राजनीतिक शक्ति आपके पास तभी तक रह सकती है जब तक आपके पास पैसा है। जिस दिन आपके पास पैसा समाप्त हुआ आपकी जो पॉलिटिकल पावर है वो ख़त्म हो जाएगा।
तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था? उत्तर हो जाएगा 1942 में दिया था। 1942 का जो डेट है वो हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन जो है भारत छोड़ो आंदोलन एक प्रारंभ हुआ था। ठीक है, कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। अब कोई कमेंट करके बताएगा ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? कोई कमेंट करके बताएगा। आंसर है इसका महात्मा गांधी के द्वारा ये आंदोलन प्रारंभ किया जाता है। महात्मा गांधी के द्वारा ये आंदोलन प्रारंभ किया जाता है। जो महात्मा गांधी नाम है, जो ये महात्मा शब्द है, ये शब्द नहीं बल्कि एक उपाधि है और ये उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई थी। पर किस आंदोलन में दी गई थी ये आपको बताना है। मैं आपको बता देता हूँ 1917 में ये आंदोलन दी गई थी। अब आपको बताना है कि 1917 में कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था। उसी आंदोलन में ये उपाधि उनको रविंद्रनाथ टैगोर देते हैं। अब आप ढूंढ करके आना कि 1917 में कौन सा आंदोलन प्रारंभ करते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी, कब हुई थी? सन 1934 में हुई थी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न जो है आपका 17वें नंबर का, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? ठीक है, किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? 1908 ईस्वी में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया। अगला प्रश्न है कि पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है? करेक्ट आंसर है ईश्वरी प्रसाद को पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार माना जाता है। चलिए, अंतिम के 2 सवाल है, इसे आप लोग खटाक से सवाल करिएगा। इसका जो है बिस्मिल्लाह खां संबंधित थे, किससे संबंधित थे? बिस्मिल्लाह खां जो है एक बांसुरी वादक थे। ऐसे ही वादकों में एक नाम जो है बहुत ही ज़्यादा प्रचलित नाम है, नाम क्या है? जाकिर हुसैन। ठीक है, जाकिर हुसैन, आप इस नाम से बहुत ही ज़्यादा रूबरू होंगे, परिचित होंगे। तो प्यारे साथियों, एक बार बताइएगा कि जो जाकिर हुसैन है ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? आपको याद रखना है, यह एक तबला वादक थे। क्या थे? यह एक तबला वादक थे। जाकिर हुसैन का संबंध तबला से है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये आज का आपका अगला और अंतिम प्रश्न है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गोपाल सिंह नेपाली ने किस पत्रिका का संपादन नहीं किया है? ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर नहीं पूछा है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन का डिमांड क्या है उसको समझना है, फिर बाद में जाकर के आपको उत्तर देना है। प्यारे साथियों, आज का हमारा अगला और अंतिम क्वेश्चन है। इससे पहले मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अभी तक यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल आइकन मतलब जो घंटे वाला बटन है उसे आप लोग ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम डेली इस चैनल पर सुबह 7 बजे बीपीएससी की तैयारी करते हैं और शाम को 7 बजे सीटेट की तैयारी करते हैं। अभी सीटेट में हम लोगों ने क्लास 6, क्लास 7 का इतिहास कंप्लीट कर लिया है, क्लास 8 का इतिहास हम कर रहे हैं। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले, और जो भी आपके मित्र मंडली तैयारी कर रहे हैं इन एग्ज़ामों की, आप ये वीडियो उन पर शेयर कर दें। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा हंस। ठीक है, इस पत्रिका का गोपाल सिंह नेपाली ने संपादन नहीं किया था। हंस इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जो हमारा सेशन था, सेशन नंबर 45 था। ठीक है, इससे पहले हमने 44 क्लास कंप्लीट कर लिया है। तो आप लोगों ने यदि नहीं देखा है तो जा कर के देखिए, जो प्लेलिस्ट है उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट डलवा दूंगा, आप जा कर के वहाँ से देख लेना। बाय द वे, मैं समझता हूँ कि आपकी तैयारी बेहतर से बेहतरीन हो रही होगी
और विश्वास करिए आप हमारे साथ बने रहिए, आपकी तैयारी और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। यदि आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप पढ़िए यहाँ पर, और जा कर के यूट्यूब पर सर्च मारना कि बीपीएससी टॉप 20 क्वेश्चन, आप देखना क्लास से कितने प्रश्न वहाँ पर आते हैं। अपना बीच बीच में निरीक्षण करते रहना। इन बातों को ध्यान में रखते हुए करेंगे आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त। मिलेंगे हम कल के सेशन में। इतने में धन्यवाद। जय हिंद साथियों, ध्यान रखना अपना।